गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट लेक्चर तुम लोगों ने देख लिया होगा। वो बेसिकली एक ओरिएंटेशन था, ठीक है ना। बुक्स वगैरह का लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब एक्चुअल चैप्टर्स हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत बड़े यूनिट से। फिजिक्स जो 11th क्लास के फिजिक्स का सबसे बड़ा यूनिट जो है मैकेनिक्स, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो मैकेनिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स मेनली डील करता है विथ मोशन ऑफ बॉडी। मेनली डील करता है विथ मोशन ऑफ बॉडी। जब तुम देखते हो कुछ चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर है, ठीक है ना, एक पोजीशन है उसकी, अगर वो टाइम के साथ पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। दूसरी बात कि वो कितनी देर के बाद कहाँ होगा, उसको प्रिडिक्ट करना, उसके मोशन को प्रिडिक्ट करना कि थोड़ी देर के बाद वो कहाँ पर होगा, किस तरीके के पाथ को वो फॉलो करेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें कि उसकी रोटेशनल मोशन है या ट्रांसलेशनल मोशन है, वो हम लोग बात करते हैं। कुछ और वेरिएबल्स के फोर्सेस कौन कौन से लग रही हैं उसके ऊपर, उसकी एनर्जी कितनी है, कितना पावर है, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉर्क की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, अलग अलग चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह तुम लोगों ने पहले भी देख रखा होगा जूनियर क्लासेस में। तो अब बेसिकली सारा कुछ, ये सारी चीज़ें एक ही टॉपिक के अंडर आता है, एक ही यूनिट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। हर तरीके से मोशन के बारे में जो तुम एनालाइज करोगे सारा कुछ आता है अंडर द यूनिट मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स ब्रॉडली दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है। मैकेनिक्स ब्रॉडली दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है। पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स। तो ज्योमेट्री ऑफ मोशन है कि मोशन आगे जाके कैसा होगा, किस तरीके के पाथ को फॉलो करेगा, क्या ज्योमेट्री है, सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन है, कैसा मोशन शो करेगा, थोड़ी देर के बाद इसके जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू क्या होंगी, अभी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से बाकी चीज़ों में क्या फ़र्क आएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ये होता है काइनेमैटिक्स। ये किस ब्रांच के अंदर आता है? ये होता है काइनेमैटिक्स, ठीक है। एक और होता है डायनामिक्स, जो कि बेसिकली कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करता है, ठीक है। तो जिसके पीछे जो कॉज होते हैं, जो भी हमें दिख रहे हैं इफेक्ट्स, जो भी हमें दिख रहे कॉज एंड इफेक्ट्स तरीके से समझ सकते हैं। तो मैकेनिक्स में जो इफेक्ट्स हैं दैट इज एक्चुअली इनसाइड काइनेमैटिक्स। एंड जो कॉज है बेसिक कॉजेस, वो होता है डायनामिक्स, वो कंस्टिट्यूट करता है डायनामिक्स, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में हम लोग बात करते हैं पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। डायनामिक्स में हम लोग बात करते हैं फोर्सेस के बारे में, मोमेंटम के बारे में, एनर्जी वगैरह के बारे में। तो ये सारा आता है डायनामिक्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स दो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं। अब जो मैकेनिक्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स के अंदर 11th क्लास की फिजिक्स में टोटल अगर तुम 14 चैप्टर्स पढ़ते हो, टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ते हो, तो उसमें से 7 चैप्टर्स मैकेनिक्स के हैं। अब जो मैं 14 चैप्टर्स कह रहा हूँ, तो मैं बेसिकली इक्वल 14 चैप्टर्स में बनाने की बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया, तो ऐसा मैंने किया है कि बेसिकली जो कुछ बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं, तो ऐसा मान सकते हो कि 2-3 चैप्टर मिला करके एक क्लब एक चैप्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे एक ही चैप्टर इतना बड़ा है कि उसको बेसिकली 2-3 चैप्टर्स में डिवाइड कर देना चाहिए, 2-3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होना चाहिए। तो ओवरऑल रफली अगर तुम उसको इस तरीके से करो कि अगर इक्वल चैप्टर्स में उनको डिवाइड करो डिफ़िकल्टी लेवल के वाइज, और जो उसमें कंटेंट है कितना एग्जॉस्टिव है, वो सबके हिसाब से अगर तुम डिवाइड करो, तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर्स बन के आते हैं, लगभग 14 चैप्टर्स बन के आते हैं, जिनमें से 7 चैप्टर्स मैकेनिक्स है, ठीक है। 50% ऑफ जो भी तुम पढ़ोगे 11th क्लास में वो मैकेनिक्स ही होगा, है ना। और जो पूरी 11th क्लास की फिजिक्स का जो वेटेज होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 50 to 55% होता है। तो अगर 100 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर हो रहा है, 100 मार्क्स का IIT मेंस के अंदर का फिजिक्स का पेपर हो रहा है, तो 50%, यानी 50-55 मार्क्स का जो पेपर होगा वो फिजिक्स का 11th क्लास से बनेगा। रिमेनिंग 45 to 50 मार्क्स का पेपर 12th क्लास के फिजिक्स से बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जो नंबर्स हम लोग लिखेंगे तो तुम्हें क्लियर हो रहा है। अब जैसे 20-25% मैकेनिक्स का वेटेज है, 20-25% जो है मैकेनिक्स का वेटेज है। तो अब इसके बाद, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, मैकेनिक्स के अंदर जब 7 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर से अगर सपोज करो कि एक एक क्वेश्चन भी अगर आता है 4 मार्क्स का, डायरेक्टली 28 मार्क्स का वेटेज बन जाता है, ठीक है ना।
तो बहुत ही ईजिली तुमको 20 to 25% का वेटेज मैकेनिक्स से मिल जाएगा। ओवरऑल पूरे फिजिक्स के पेपर में 20 to 25% मैकेनिक्स का वेटेज हो जाता है। इसके बाद जो और जो यूनिट्स होते हैं, मैं सिर्फ उसका नाम तुम्हें बता दे रहा हूँ कि और कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट होता है, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो वेटेज होता है 15 to 20% का होता है वेटेज। और इसके अंदर तुम समझ लो 4 चैप्टर्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के हैं। ऐसे ही ऑसिलेशन एंड वेव्स की जब बात करते हैं तो ऑसिलेशन एंड वेव्स का वेटेज 10% का होता है। और इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑसिलेशंस को भी हम लोग मैकेनिक्स का ही पार्ट मान लेते हैं। बहुत सारे जो अच्छे बुक्स हैं वो ऑसिलेशंस को भी मैकेनिक्स के साथ में कंटिन्यूएशन में ही दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ऑसिलेशंस को भी अगर इसका ही पार्ट मान लोगे तो वेटेज और बढ़ जाएगा मैकेनिक्स का वेटेज ओवरऑल 35% के आसपास पहुंच जाएगा। तो मैकेनिक्स एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। लास्ट में एक छोटा सा यूनिट है जनरल फिजिक्स का, एक बहुत छोटा सा यूनिट है जनरल फिजिक्स का, ठीक है। तो उसमें हम लोग बात करते हैं यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स वगैरह की। तो इससे एक क्वेश्चन आएगा, इससे बस एक ही क्वेश्चन आएगा और कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 मार्क्स का। तो ये फ्री का मार्क्स होता है। तो फिजिक्स का जो एनसीईआरटी फिजिक्स के जो पहले 2 चैप्टर्स हैं वो बेसिकली इसी के हैं, जनरल फिजिक्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है ना, स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये सब चीज़ें हम लोग पहले 2 चैप्टर्स के अंदर बात करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग मैकेनिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो प्लान कर रहे हैं हम लोग मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रेस्ट मोशन ये सब समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेस्ट मोशन को जब समझ लेंगे प्रॉपरली तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ रही है। मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट आ रही है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट को हम लोग देखेंगे आगे चलकर, ज्योमेट्री की पूरी रिक्वायरमेंट को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे अरिथमेटिक तो खैर आएगा ही आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आना ही है, ठीक है। इन सब को करने के बाद ये वो मैथमेटिक्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास तक पढ़ रखी है। इसके बाद कुछ और मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, 11th में नहीं 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो हम लोग हेल्पलेस हो जाएंगे कि बिकॉज जो हमने पढ़ना 12th क्लास में वो भी सिर्फ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पीसीबी कॉम्बिनेशन ले रखा है उन्हें पढ़ना ही नहीं है वो सारा कुछ, बट उनकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। उस एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। तो रेस्ट एंड मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके फिर हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को डील करेंगे। जब बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन को हम लोग समझ सकते हैं जो तुमने पहले के क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं। थोड़े बहुत उन मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करने के साथ काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। काइनेमेटिक्स के बाद हम लोग जनरल फिजिक्स में एंटर करेंगे। जनरल फिजिक्स को कवर करने के बाद हम लोग फिर डायनामिक्स और रिमेनिंग ब्रांचेस में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लान है जिस तरीके से हम लोग सिलेबस को डील करेंगे। क्लियर है? तो आओ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड रेस्ट एंड मोशन को हम लोग प्रॉपरली समझते हैं कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल होता है हमारे पास पोजीशन, जिससे हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। पोजीशन क्या होता है? ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको इसका मीनिंग पता है कि पोजीशन क्या होता है। तो जैसे अगर अभी तुम कहीं पर प्रेजेंट हो, कहीं पे लोकेटेड हो, कहाँ लोकेटेड हो तुम? अगर तुम अपने स्टडी रूम में स्टडी टेबल चेयर के पास तुम बैठे हो, ठीक है, और तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो दैट इज़ योर पोजीशन। 1 घंटे तक मान लो तुम पढ़ाई करते हो, उसके बाद वहाँ से उठकर तुम टीवी के पास जाते हो, टीवी ऑन करते हो, सोफा पे बैठते हो, तो क्या हुआ? तुम्हारा पोजीशन स्टडी रूम से चेंज होकर के स्टडी टेबल चेयर से उठ करके तुम सोफा पे चले गए, टीवी वगैरह ऑन करके तुम बैठे हो। तो तुम्हारा क्या चेंज हुआ इस बीच में? तुम्हारा लोकेशन चेंज हुआ। तुम पहले जहाँ पर थे अब वहाँ तुम नहीं हो, तुम कहीं और पहुँच गए। तुम्हारा पोजीशन चेंज हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे तुम्हारा पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है। तो रेस्ट मोशन के स्टडी के लिए पहला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझना है वो है पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन बहुत ही
ऐसी ऑब्वियस सी चीज़ है जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, रेस्ट एंड मोशन। ये पोजीशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को नहीं चेंज करता है विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। और एक और क्या टर्म है, मोशन। मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो ये दो तरह के टर्म्स हो गए, रेस्ट एंड मोशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, मतलब बेसिकली ऑब्जर्वर को कैसा लग रहा है कि वो चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे। उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन है ये रिलेटिव होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव होता है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक बेसिक सा एक मिसकंसेप्शन रहता है वो थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर लोग रिलेटिव मोशन को लेके बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर के हिसाब से कि वो रेस्ट पे बोलेंगे या मोशन में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों के अंदर। तो इसको सोचने का तरीका, किस तरीके से तुम्हें देखना है वो समझ लो। तुम्हें देखना ये है कि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन, जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, वो सेपरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, अगर वो डिस्टेंस या वो सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। और अगर ये सेपरेशन या वो डिस्टेंस चेंज होता रहेगा तो बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि सपोज करो कि एक कार है, तुम कार के अंदर बैठे हो, ठीक है ना, तुम कार के अंदर बैठे हो और कार में डैशबोर्ड पे एक सेल फोन रखा हुआ है, एक मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे और मोबाइल के बीच में, तुम्हारे और मोबाइल के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, अगर कार मूविंग है, कार मूव कर रहा है और तुम कार के अंदर बैठे हो, तो तुम्हारे और मोबाइल के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या वो चेंज होता रहेगा या क्या वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। वो जो सेपरेशन है तुम्हारे और उस फ़ोन के बीच में, वो सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो जब भी सेपरेशन कांस्टेंट रहता है, हम लोग ये कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारा एक फ्रेंड था, तुम अपने फ्रेंड के घर गए थे, ठीक है ना, और तुम्हारे फ्रेंड के घर से तुम लौट रहे हो। उस फ्रेंड ने तुम्हें कार तक सी ऑफ कर दिया, ठीक है, बाय बाय हो गया अब तुम्हारा। अब तुम कार में बैठ करके तुमने कार स्टार्ट कर दिया और फ़ोन तुम्हारे कार में तुम्हारे सामने रखा हुआ है। तो उस जो तुम्हारा फ्रेंड है, वो फ्रेंड तो अपने घर के पास ही रुक गया, वो तो तुम्हारे साथ कार में आया नहीं। अब क्या होगा, तुम्हारे फ्रेंड और उस फ़ोन के बीच में जो डिस्टेंस था, तुम्हारे फ्रेंड और फ़ोन के बीच में जो डिस्टेंस था, टाइम के साथ क्या होगा। टाइम जैसे जैसे गुजरेगा वो कार थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा, टाइम के साथ वो क्या होगा, दूर होता जाएगा तुम्हारे फ्रेंड से। तो तुम्हारे फ्रेंड और फ़ोन के बीच में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। दैट मीन्स कि सेपरेशन चेंज हो रहा है। तो जब भी ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन चेंज होगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। आई बात समझ में? तो रेस्ट या मोशन जब भी बोलते हैं तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं इसको, अगर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो अगर चेंज हो रहा है तो बोलेंगे कि मोशन में। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम तो बोलेंगे कि वो रेस्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट।
ये रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन जो फिजिक्स के हिसाब से वो समझ में आया तुम्हें कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कैसे हम लोग बोलते हैं। इन फिजिक्स हम लोग बेसिकली देखते हैं कि सेपरेशन क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। किसी को भी अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज करना, मैं इसको और डिटेल में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें, या अगर ज़्यादा लोगों का आएगा तो मैं उस पर और अच्छे से और एग्जांपल्स के साथ एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन के साथ है कि जो लाइव फीडबैक मिलता है, जो तुम्हारे रिएक्शन को देख के मुझे समझ आता है कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया, वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग होता है ऑनलाइन वाले कोर्स में, ठीक है ना। तो मुझे तुम्हारा वो फीडबैक चाहिए होगा, तो अगर बिकॉज ऐसे तुम्हारे रिएक्शन तो मैं देख नहीं सकता, तो एटलीस्ट तुम व्हाट्सएप पे भेज देना कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया। तो जो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब भी मोशन की बात करते हैं, सपोज करो पोजीशन की चेंज की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पोजीशन की चेंज की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर पहले क्या सेपरेशन था, पहले एक पोजीशन था पर्टिकुलर, अब थोड़ी देर के बाद जो पोजीशन कुछ और हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो पोजीशन में चेंज हुआ, देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के टर्म्स आते हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तुमने पहले भी पढ़ रखा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं, आइदर इट इज अ चेंज इन पोजीशन और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। तो अगर दो पॉइंट्स फिक्स रखते हैं, इनिशियल जो पहले का पोजीशन था उसका इनिशियल पोजीशन, और जो सेकेंड पॉइंट है वो फाइनल पोजीशन है, अगर मान लो, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के हज़ारों हज़ारों तरीके हैं हमारे पास, हज़ारों हज़ारों तरीके हैं। एक तुम देख सकते हो ए टू बी जाने का एक पोजीशन तरीका नंबर 1 है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चला गया वो। सेकेंड वे है कि वो एक कर्व सा पाथ है, उधर से जा रहा है, एक सर्कुलर मतलब एक सेमी सर्कल टाइप के पाथ से जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रैंडम तरीके बन सकते हैं ए से बी तक जाने के, ठीक है। तो वो जो पूरा पाथ जो वो कवर कर रहा है, उस पूरे पाथ का अगर लेंथ को हम लोग फाइंड करेंगे कितना उसने टोटल पाथ कवर किया है, तो दैट बिकम्स डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट बस ये देखता है कि चेंज इन पोजीशन क्या है, ए टू बी चला गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में, सिर्फ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तुम्हें ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के टाइम पे। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है जिस पर तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें स्कूल लेवल पे काफ़ी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या, या फिर स्पीड वेलोसिटी को लेकर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें दिखाई देंगे। तो क्या है, हमने दो पॉइंट्स रखे ए एंड बी, दो पॉइंट्स रखे ए एंड बी, दोनों के बीच में गैप कितने का है, 50 मीटर्स मान लेते हैं। तुम अपने घर से निकल रहे हो, ठीक है, और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एक शॉप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बी, ठीक है। तो ए पॉइंट है तुम्हारा घर, बी पॉइंट है एक शॉप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है तुम्हारे घर से। और डिस्टेंस कितना है उनके बीच में, सेपरेशन कितना है, तुम्हारे घर से कितनी दूरी पे है वो, 50 मीटर की दूरी पे। कितना है, 50 मीटर की दूरी पे वो शॉप है, ठीक है। तुम घर से निकलते हो, तुम घर से शॉप की तरफ जाते हो, तुम्हें जो भी सामान खरीदना है खरीद के तुम वापस घर आ जाते हो। तो तुम जाते हो ए टू बी एंड देन यू रिटर्न बैक टू ए, यू गो फ्रॉम ए टू बी एंड देन यू रिटर्न बैक टू ए। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ एंड चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, ठीक है ना। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। तो अगर तुम घर से स्टार्ट करते हो और शॉप तक जाते हो, तुमने कितना कवर किया, कितना पाथ तुम मूव किए हो, तुमने मूव किया 50 मीटर तुमने मूव किया, ठीक है। 50 मीटर का पाथ तुमने कवर कर लिया। अब जब तुम वापस आ रहे हो बी टू ए, तुमने फिर से कितना कवर किया, तुमने फिर से 50 मीटर कवर किया। क्लियर है, तुमने टोटल कितना पाथ कवर किया, तुम टोटल कितना चले हो, तुम 50 मीटर प्लस 50 मीटर, तुम 100 मीटर तुम चले हो। कितना चले हो तुम 100 मीटर चले हो, ठीक है।
तुम 100 मीटर चले हो, अगर तुम किसी को ये इन्फॉर्मेशन दो कि तुम 100 मीटर चले हो, उसको लगेगा कि तुम तो 100 मीटर आगे चले जाओगे। अगर तुम 100 मीटर तुम मूव कर रहे हो, लेकिन 100 मीटर मूव करते हुए तुम कहाँ पहुँचे हो, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर तुम स्ट्रेट लाइन में चलते जाओगे 100 मीटर, तुम कहीं और पहुँच जाओगे। अगर तुम राइट की तरफ 100 मीटर चलोगे, तुम कहीं और पहुँच जाओगे। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। तुम 100 मीटर सर्कुलर पाथ में भी मूव कर सकते हो, तुम बहुत तरीके से 100 मीटर मूव कर सकते हो। बट यहाँ तुमने इस क्वेश्चन में क्या किया, तुमने 50 मीटर तुम गए, 50 मीटर तुम वापस आए, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, कि तुम फाइनल तुम कहाँ लोकेटेड हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, अब हुआ क्या, तुम गए, तुमने स्टार्ट किया था ए से, तुमने एंड किया ए पे, तुमने स्टार्ट किया ए से, तुमने एंड किया ए पे। तो तुम्हारा इनिशियल पोजीशन हो गया ए, तुम्हारा फाइनल पोजीशन भी हो गया ए। अगर तुम्हारा इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम ए पे ही थे, बाद में भी तुम ए पे ही हो, तुम्हारा चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, 0, कोई चेंज इन पोजीशन नहीं है। तुम्हारा जो इनिशियल पोजीशन था वही तुम्हारा फाइनल पोजीशन है। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो तुम्हारे ए एंड ए के बीच में जो अगर तुम देखोगे तो क्या चेंज हुआ, कुछ भी नहीं, तुम पहले भी ए में थे, बाद में तुम ए में थे। तो इस कारण से तुम्हारा चेंज इन पोजीशन हो गया 0, ठीक है ना। तो अगर तुमने ये दोनों बातें किसी को बताई कि तुमने डिस्टेंस मूव किया 100 मीटर एंड तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है 0, तो अब उस बंदे को एक फील आ गया कि तुमने किया क्या होगा, ठीक है ना। थोड़ा पता चला उस मोशन के बारे में, तुमने 100 मीटर्स मूव तो किया, बट तुमने जहाँ से स्टार्ट किया था फाइनली भी तुम वहीं पे एंड कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से मोशन के बारे में कुछ पता चलता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से एक पता चलता है, और ये दोनों टर्म्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ये कहता है कि तुम्हारा तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, फिर तो तुम्हारा कोई मोशन ही नहीं है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर तुम्हें भी गुस्सा आएगा, यार मैं 100 मीटर का मैंने वॉक कर लिया, तो ये तो नहीं कह सकते कि मोशन नहीं है, मोशन तो है, बट एट द सेम टाइम चेंज इन पोजीशन नहीं है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तुम बताओगे कि डिस्टेंस तुमने, हाँ 100 मीटर तुमने कवर किया है, ठीक है ना, 50 मीटर तुम गए, 50 मीटर तुम वापस आए। अब उसकी बात ठीक है कि तुम्हारा चेंज इन पोजीशन क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मोशन को क्वांटिफाई करती है, क्या करती है, मोशन को क्वांटिफाई करती है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मीनिंग को बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है। तो ऐसे तुमने पजल्स देखे होंगे कुछ, कि तुम्हें इस रैबिट को कैरेट तक पहुंचाना है, तुम्हें रास्ता ढूंढना है कैसे वो मिलेगा, ठीक है, फाइंड द वे सो दैट दिस कैन रीच एन ऑब्जेक्ट ए कैन रीच अनदर ऑब्जेक्ट बी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने देखे होंगे या कई जगह पजल्स तुमने देखे होंगे ऐसे। तो जो रास्ता इसने फॉलो किया काफ़ी जिग-जैग, बहुत लंबा सा रास्ता है, ठीक है ना। तो वो जो एक्चुअल रास्ता उसने फॉलो किया, उसकी पूरी लेंथ, अगर उसको पूरा स्ट्रेट एक लाइन में उसको ओपन कर दिया जाए, तो टोटल लेंथ जो आएगा उस रास्ते का, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। एंड जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बहुत ही क्लियर होगा इस डायग्राम से कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ क्या है उसका, और डिस्प्लेसमेंट क्या, चेंज इन पोजीशन क्या है। तो एक्चुअल पाथ का जो पूरा लेंथ है वो डिस्टेंस है, और चेंज इन पोजीशन है वो डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही क्लियर होगा इस डायग्राम को देखकर, ठीक है। ऐसे हम लोग 3-4 डायग्राम्स और देखेंगे जिससे हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और डायग्राम है, ठीक है। सपोज करो तुम अपने घर से स्टार्ट करते हो, तुम स्कूल तक जाते हो, और उसके लिए 2 पाथ्स हैं तुम्हारे पास, 2 रास्ते हैं जिससे तुम जा सकते हो, ठीक है। तो दोनों रास्ते दिखा रखे हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, पाथ 1 से अगर तुम जाते हो तो उस पाथ 1 का जो पूरा लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ऐसे ही पाथ 2 जो है उसका पूरा लेंथ जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, चेंज इन पोजीशन तुम्हारा क्या है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है जो तुम्हारे घर से स्कूल तक को अगर तुम ड्रॉ करो तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। उसकी लेंथ क्या बता रखी है, 5 किलोमीटर का लाइन बनता है, और किस एंगल में बना रखा है, 40 डिग्री में बना रखा है विथ एक्स एक्सिस। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, विच इज 5 किलोमीटर एट 40 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज
5 किलोमीटर एट 40 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। तो साथ में तुम्हें डायरेक्शन का भी एक सिंबल यहाँ दिखा रखा है, नॉर्थ से साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। तो जैसे एक्स एक्सिस जो बोल रहे हैं एक्चुअली ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक्स एक्सिस ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है एंड वाई एक्सिस नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। एक्स एक्सिस ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, वाई एक्सिस नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है कितनी, जो स्कूल से मतलब घर से स्कूल तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, घर से स्कूल तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर एट 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 5 किलोमीटर एट 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं, इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन किसी को देते हैं, ठीक है ना। जब भी तुम्हें बताना है कि तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तुम्हें इस तरीके से बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर एट 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो तुमने पूरा डायरेक्शन बता दिया और उसकी मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड जो मोस्टली पंजाब में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ऐसे अगर तुम कोई सी भी अगर अच्छी वीडियो देखो तो मैग्नीट्यूड कहा जाता है उसको, ठीक है। तो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जैसा भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। 5 किलोमीटर एट 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरीके से तुमने मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को कवर कर लिया, ठीक है ना। तुमने मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को कवर कर लिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताना होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। एंड डिस्टेंस क्या होता है? वो पूरा पाथ का लेंथ। मेरे ख्याल से अभी तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो ये एक और एग्जाम्पल है। तो ये इस तरीके से जा रही है, 1 मीटर, देन फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर, 2 मीटर, देन फिर 3 मीटर डाउन, फिर 3 मीटर किसी एक एंगल में मूव कर रही है, ठीक है। तो उसने स्टार्ट किया, ये जो रेड मार्क तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ से इसने स्टार्ट किया और फाइनली जहाँ पर वो खड़ी है वहाँ पर वो उसका फाइनल पोजीशन है। तो रेड वाला मार्क जो है वो इनिशियल पोजीशन है और जहाँ अभी वो डायग्राम बना हुआ है, जहाँ फोटोज़ का बना हुआ है, वो है फाइनल पोजीशन। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देख कर तुम गेस कर सकते हो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। इसको पॉज करो 2 मिनट के लिए, खुद से बताना है कि डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तुमने कर लिया होगा इसको कैलकुलेट। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई? टोटल डिस्टेंस हो गया 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 3। ये पूरा जो पाथ का लेंथ हुआ दैट कम्स आउट टू बी, कितना हुआ वो? 3 + 3 6 मीटर्स प्लस 6 मीटर्स, टोटल हो गया 12 मीटर्स, ठीक है ना। 3 + 3 6 हो गया, प्लस 6 किया तो 12 मीटर्स इसका डिस्टेंस निकल के आया। डिस्टेंस कितना निकल के आया? 12 मीटर्स का डिस्टेंस निकल के आया। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? दैट मीन सिंपल चेंज इन पोजीशन। इसका इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गैप है, कितना चेंज हुआ है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो दैट इज एक्चुअली जस्ट 3 मीटर्स। कितना है वो? 3 मीटर्स। इस डायग्राम के लिए डिस्टेंस हो गया 12 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर्स। डिस्टेंस हो गया 12 मीटर्स एंड डिस्टेंस हो गया 3 मीटर्स। क्लियर है? या यहाँ पे कोई तुम्हें प्रॉब्लम है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। इसके नीचे एक और तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन। तो वहाँ पे एक स्केल टाइप का ड्रॉ कर रखा है, एक लीनियर स्केल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो उसका जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ जो है बेसिकली वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ओ पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ से एक बंदे ने मूव करना स्टार्ट किया। वो पहले किधर मूव किया? वो 5 मीटर्स राइट की तरफ गया, 5 मीटर्स राइट की तरफ गया। 5 यूनिट्स कह सकते हैं, मीटर तो लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो 5 यूनिट्स वो राइट की तरफ गया, वहाँ जाकर वो रुका और रुकने के बाद वो वापस मुड़ के 8 यूनिट्स मूव करता है। कितना मूव करता है? 8 यूनिट्स बैकवर्ड मूव करता है। तो 5 यूनिट्स फॉरवर्ड एंड 8 यूनिट्स बैकवर्ड मूव करता है। अब तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 5 यूनिट्स फॉरवर्ड, 8 यूनिट्स बैकवर्ड।
बताओ, स्क्रीन को पॉज करो और खुद से बताओ, कैलकुलेट करिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक तुमने कर रखा हो, कर लिया होगा। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ। 5 मूव किया, 8 मूव किया। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम हमें डायरेक्शन देखना ही नहीं कि डायरेक्शन किधर जा रहा है, वो हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए कि टोटल कितना उसने मूव किया, टोटल पाथ लेंथ कितना है। 5 + 8, टोटल मूवमेंट कितना हुआ, 13 यूनिट्स मूव हुआ। ठीक है ना, 5 + 8 टोटल 13 यूनिट्स मूव हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 5 + 8 13। डिस्टेंस निकालने के टाइम सिंपली हमें हर एक मोशन जो 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 पार्ट्स में मोशन हुआ है, हर एक में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है, तुम सिंपली ऐड अप कर देते हो। डायरेक्शन को देखते ही नहीं हो कि डायरेक्शन किधर है। डिस्टेंस को ऐड करने के टाइम डायरेक्शन को कंसिडर करते ही नहीं है। ठीक है ना, देखते ही नहीं कि डायरेक्शन किधर को है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के टाइम क्या है, हमने देखा कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में गैप कितने का है, तो वो निकल के उससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितना हुआ। वो 3 यूनिट्स, फाइनल पोजीशन जो है उसका 3 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ है, तो उसको -3 कह रहे हैं। -3 मतलब लेफ्ट की तरफ 3 यूनिट्स है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग पॉइंट जो O है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया -3। स्टार्टिंग पॉइंट से वो 3 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -3। आइदर ये कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड को हमने प्लस मान रखा है, बैकवर्ड को हमने माइनस मान रखा है। फॉरवर्ड को प्लस मान रखा है, बैकवर्ड को माइनस मान रखा है। +5 -8 +5 -8 कितनी आई वैल्यू, -3। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। जब भी इन वैल्यूज को तुम ऐड करते हो विथ इट्स डायरेक्शन, विथ प्रॉपर साइन, विथ डायरेक्शन जब ऐड करेंगे तो वो बनेगा डिस्प्लेसमेंट। और जब डायरेक्शंस को ना देखो, साइंस को ना देखो, सिर्फ वैल्यूज को ऐड करो, तब बन जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जिनको भी ऐड करने के टाइम डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखते, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और जिनको ऐड करने के टाइम डायरेक्शन पे ध्यान देना जरूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो जहां पर भी डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे दैट इज वेक्टर, और जहां पर नहीं देंगे उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तुम्हें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्केलर वेक्टर बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है एक मोशन के लिए। आओ अब एक फॉर्मल लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी तक जो भी तुम्हें डायग्राम्स देखे, तुम्हें एक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस पूरे पाथ पे के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना टोटल लेंथ ऑफ पाथ उसने कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर फॉर्मल डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट क्या दे रखा है, डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय ऑब्जेक्ट इन सर्टेन टाइम। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके लास्ट वाला पार्ट जो ब्रैकेट में वही पढ़ लो। क्या डिस्प्लेसमेंट का लिख रखा है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है, चाहो तो उसको थोड़ा लिख लो डिटेल में अपने रजिस्टर में। स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मीनिंग है कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टूवर्ड्स फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टूवर्ड्स फाइनल पोजीशन। हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो एक एरो बना सकते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो ये उसका डायरेक्शन होता है, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टूवर्ड्स फाइनल पोजीशन, एक एरो मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो वो होता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बस ये याद रखना कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है। ठीक है ना, 9th क्लास के लायक ठीक है, अभी 11th के लायक ठीक नहीं है। 11th में हम लोग थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज में उसको करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बट सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है
डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, डायरेक्शन होने के बाद भी वो वेक्टर नहीं होते, स्केलर होते हैं, जैसे करंट, हीट, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज पर उनके पास डायरेक्शन तो है, तो उनके लिए कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लॉ को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग उसको वेक्टर डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद कि विच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज एंड विच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ तक बात समझ में आ गई। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटीज डिस्टेंस के जैसे हैं वो स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट के टाइप के हैं वो हो गए वेक्टर क्वांटिटीज। इस कारण से मेनली हम लोग आज पहले इसको पढ़ रहे हैं, बिकॉज पूरी फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, कुछ डिस्टेंस की तरह हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट की तरह हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। कितना भी लंबा पाथ तुम कवर कर लो, अगर तुम घर से बहुत जल्दी निकल गए हो और तुम बहुत घूम फिर के तुम स्कूल पहुंचते हो या ट्यूशन पहुंचते हो, बहुत लंबा रास्ता तुम कवर करके अगर जाते हो, तब भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, जैसा मर्जी तुम पाथ फॉलो कर लो, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ फर्क पड़ता है कि इनिशियल पोजीशन क्या था, फाइनल पोजीशन क्या था। पाथ कैसा है उस पर डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसा मर्जी पाथ फॉलो करो, जहां से तुमने स्टार्ट किया, अगर वही वापस पहुंच जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, जबकि डिस्टेंस होगा नॉट जीरो। समझ आ गई बात। अच्छा, अगली बात क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन बी मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस जब भी तुम जितने भी केस देखे होंगे, हर जगह तुमने डायग्राम को वापस जाकर तुम देख सकते हो, हर सिचुएशन में अभी तक डिस्टेंस की वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट से बढ़ी रही होगी या उसके इक्वल हो सकती, उससे कम कभी भी, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं हो सकती, ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बता रखा है, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, उसके इक्वल टू हो सकती है, उससे कम हो सकती है, बट उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। मतलब जितना तुमने पाथ ही कवर नहीं किया उससे ज़्यादा तुम डिस्प्लेस हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ आई। तुमने जितना पाथ कवर किया है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम किस डायरेक्शन में कर रहे हो, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट या तो उतनी होगी या उससे कम हो सकती है। बट जितना तुमने मूव किया उससे ज़्यादा अगर तुम डिस्प्लेस हो जाओ, फिर तो मज़ा ही अलग था कि तुमने उतना पाथ कवर ही नहीं किया और तुम स्कूल पहुंच गए। बात समझ में आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगी। तो जो भी न्यूमेरिकल्स आगे तुम देखोगे, हर एक जगह ये चेक करते जाना कि इसको ये फॉलो कर रहा है या नहीं, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं, कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस मे बी जीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्टेंस मे नॉट बी जीरो, डिस्टेंस मे नॉट बी जीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एंड डिस्प्लेसमेंट की बात क्या, इट इज जीरो इफ डिस्टेंस इज जीरो। तो अगर डिस्टेंस जीरो है तो पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ही है। अगर कोई पाथ लेंथ है ही नहीं, बॉडी मूव ही नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जीरो है। डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैन बी जीरो, कैन मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। समझ आ रही है बात, इट मे बी जीरो और इट मे नॉट बी जीरो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ पाथ कवर करे तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, इनिशियल पॉइंट पे वापस लौट आया तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये सारे डिफरेंस के पॉइंट समझ में आ गए होंगे तुम्हें, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड और इसके बाद के दो और स्लाइड्स, टोटल 11 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कितने न्यूमेरिकल्स हैं, 11 न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये पहले ये 4 डायग्राम्स ड्रॉ कर लो अपने रजिस्टर में। मैं एक बात स्पेशली बोलना चाहूँगा तुम्हें कि जब भी तुम लेक्चर सुनने बैठो तो एक रजिस्टर
ब्रांड न्यू रजिस्टर एक पिक करो, ठीक है। चैप्टर का हेडिंग दो, सारे नोट्स बनाओ प्रॉपरली, ठीक है। घर पे तुम बैठ के कर रहे हो ये काम, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कंफर्ट है, तुम कितनी बार भी लेक्चर को सुन सकते हो, तुम्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। बट उसमें लेजीनेस मत करना, ये ना हो कि तुम लेक्चर पे नोट्स नहीं बना रहे हो। ये नहीं कि लेक्चर बाद में सुन लेंगे दोबारा, वो काम नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे लिख के रखो तुम, है ना, बिल्कुल ऑर्डर में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। जितना अच्छा नोट्स तुम बनाओगे, जितना तगड़ा नोट्स बनाओगे, उतना तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। ये चैप्टर आज हम लोग कवर कर रहे हैं, हो सकता है महीने 2 महीने के बाद तुम्हें कुछ भी अगर रिव्यू करने की ज़रूरत है, कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत है, अगर तुमने सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है ना, इवन फ्रॉम ओरिएंटेशन क्लास, टेक्स्ट बुक की लिस्ट, हर कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। जितने सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स को मेंटेन करोगे, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। जितने भी टॉप स्टूडेंट्स होते हैं अभी तक, जितने भी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रैंक्स आए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सब में एक बात कॉमन था, सारे के सारे बहुत सिस्टमैटिक थे। उनके नोट्स देख कर तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम कुछ भी चीज़ मिस नहीं होता, जो भी एक एक वर्ड लिखा होता है उसमें अलग अलग कलर के पेन से वो साथ में अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं, अपने व्यूज़ ऐड करते हैं, डाउट्स लेकर के आते हैं फिर कि अलग अलग जगहों से पढ़ के कि मतलब हाँ ये इनको प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें तब होगा जब अच्छे से मेंटेन करो, एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने नोट्स को मेंटेन करो। तो ये क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले ये चारों पार्ट्स ड्रॉ करो। हर एक पार्ट में तुम्हें मेरे ख्याल से इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट समझ में आ रहा है कि कहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया, कहाँ पे एंड किया। तो फर्स्ट पार्ट में ए से उसने स्टार्ट किया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, वापस ए में आ गया, ए बी सी डी ए, वापस ए पे पहुँच गया। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। ऐसे ही बी पार्ट पे क्या है, ए से बी पे गया, बी से सी, सी से डी, ठीक है। तो स्टार्ट ए से किया, एंड डी पे किया उसने। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। ऐसे ही सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ए टू बी, बी टू सी, बताना है डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। लास्ट पार्ट जो डी पार्ट है, इस स्लाइड के अंदर जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, ए टू बी मूव किया, सिंपल। बताना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। हर एक कंडीशन में एक बार चेक करना कि डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी है, डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है, ये तुम्हें चेक करना है, ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने एक कंडीशन देख रखा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो उसको हर एक क्वेश्चन में चेक करते जाना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से सॉल्व करो, फिर मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब तुमने जब वीडियो प्ले किया है तो ऑब्वियसली तुमने ये कंप्लीट कर लिया होगा न्यूमेरिकल्स, ये चारों क्वेश्चंस तुमने कर लिए होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस हो रहा है ए से बी मूव किया 12, बी टू सी 5, सी टू डी, फिर क्या होगा, बिकॉज रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसलिए क्या होगा, सी डी की वैल्यू भी ए बी के इक्वल 12 मीटर ही होंगी, ठीक है। और डी ए की वैल्यू बी सी के इक्वल होगी जो कि 5 मीटर होगी। टोटल कितना हो गया, 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 5, ठीक, टोटल हो गया पेरीमीटर, ठीक है। 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 5, तो ये हो गया 17 प्लस 17, टोटल कितना बन गया 34 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा 34 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस निकालने के टाइम डायरेक्शन का फर्क ही नहीं पड़ता, किधर राइट गया, लेफ्ट गया, ऊपर गया, नीचे गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कितना मूव करा है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। टोटल डिस्टेंस हो गया 34 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, इसने स्टार्ट किया ए से, एंड किया ए पे, स्टार्ट किया ए से, एंड किया ए पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 0। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ठीक है। ए टू बी 12, बी टू सी 5, सी टू डी 12। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 प्लस 12, 24 प्लस 5 29 मीटर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया 29 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ
चेंज इन पोजीशन, स्टार्ट कहाँ से किया, ए से स्टार्ट किया, एंड कहाँ के पे किया, डी पे किया। ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना तुम्हें दिखाई दे रहा है, ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम। स्ट्रेट लाइन ए और डी को अगर ज्वाइन करेगा उसका लेंथ क्या होगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन ए और डी को ज्वाइन करेगा लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ हो जाएगा इक्वल टू बी सी, जिसकी वैल्यू होगी 5 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है 5 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टूवर्ड्स फाइनल पॉइंट, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, ए टू डी, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, ए से डी की तरफ डायरेक्शन होगा इसका डाउनवर्ड्स, ए टू डी डायरेक्शन होगा इसका, और इसकी वैल्यू होगी 5 मीटर। तो इसकी वैल्यू हो गई 5 मीटर, डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड्स ए टू डी। क्लियर है। सी पार्ट में जो क्वेश्चन उसमें क्या है, ए टू बी, बी टू सी, बताओ इसको कैसे किया तुमने, डिस्टेंस कितना निकाला, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 17 मीटर। क्लियर है, डिस्टेंस हो गया 17 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला और कैसे निकाला, ज़रा एक बार मुझे व्हाट्सएप पे भेजना हो तुम लोग, ठीक है ना, तो मैं व्हाट्सएप पे भेजना, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा कि ये तुमने कैसे निकाला, कितना निकाला। करेक्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत भी हुआ तो मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है, देन लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, ए टू बी मूव किया, सिंपल ए से बी तक मूव किया, डिस्टेंस कितना हो गया इसका, कितना मूव किया, 12 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो वो भी कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 12 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 12 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर हो गया 12 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है। बाकी तीनों केसेस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, पहले तीनों केसेस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ पार्ट में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, चारों क्वेश्चंस क्लियर हैं, कोई डाउट। सी पार्ट वाले क्वेश्चन का तो मुझे सॉल्यूशन भेजना, मैं चेक करता हूँ कि तुमने ठीक किया है या नहीं। डाउट है, अगर कुछ सीरियसली अगर नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल अटक जा रहे हो, तो पहले हिंट मांग लेना मुझसे, व्हाट्सएप पे हिंट मांग लेना, मैं हिंट दे दूंगा, उस हिंट से ट्राई करना। फिर भी नहीं होता है तो फिर मैं हेल्प करूंगा, मैं सारा एक्सप्लेनेशन तुम्हें भेज दूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में जो 2-3 क्वेश्चंस होंगे इस क्लास में जिसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ थोड़े क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो तुम खुद से करो। अगर उनमें तुम्हें प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग सारे क्वेश्चन जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। क्लियर है, ओके। इन्हीं क्वेश्चंस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब 4 और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट और एच पार्ट। ठीक है, तो ई पार्ट में तुम्हारा क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्ट है पहले मूव कर रहा है ए टू बी, देन बी टू सी और फिर सी टू डी। ठीक है, तो ए टू बी जो डिस्टेंस मूव कर रहा है वो 12 मीटर मूव कर रहा है ना। बी टू सी जो मूव कर रहा है 8 मीटर्स मूव कर रहा है, सी टू डी फिर से 3 मीटर्स मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्लियर है पिक्चर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 8 प्लस 3, 12 प्लस 8 प्लस 3 कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 3 23। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 23 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 23 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड डी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है उसका लेंथ कितना होगा। तो ए डी का लेंथ कितना होगा, तुम्हें ये बेसिकली निकालना है। क्या निकालना है तुमने, कि ए डी का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो तुम्हें जब ए डी का लेंथ निकालना है तो एक काम करो, अपने रजिस्टर में जहाँ तुमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ए से डी को एक अलग कलर के पेन से ज्वाइन कर दो, एक किसी अलग कलर के पेन से ए से डी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, ए बी जो लाइन है, ए बी जो स्ट्रेट लाइन है उसको आगे एक्सटेंड करो,
ए एंड डी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ए बी जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है तुम्हारे पास, उसको डॉटेड आगे एक्सटेंड करो, डॉटेड आगे एक्सटेंड करो, और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू द लाइन ए बी एक्सटेंडेड। ए बी एक्सटेंडेड जो लाइन है वहाँ पे डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। जो तुम्हारे पास ट्राइंगल बन के आएगा दैट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ए डी मान लेते हैं उस पॉइंट को ई, जहाँ पर मीट कर उसको हम लोग मान लेते हैं ई। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा ए डी ई, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा ए डी ई। बात समझ में आई? स्टार्टिंग से बताऊँ क्या किया, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, हमें उसका लेंथ निकालना है। उसका लेंथ निकालने के लिए डायरेक्टली हमारे पास यहाँ डायग्राम में कोई मेथड नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करना होगा। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या यूज़ करना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कौन सा लॉ होता है हमारे पास, एक थ्योरम होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा पाइथागोरस थ्योरम, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें ए डी बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, ए डी बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा जो बेस बन रहा है वो बेस बन जाएगा इस ट्राइंगल में ए ई, क्या बन जाएगा ए ई। जो ए बी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो बन जाएगा ए ई, ठीक है। और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो डी ई है डी ई बन जाएगा परपेंडिकुलर, डी ई हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए ई हो जाएगा बेस, और ए डी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इनको यूज़ करोगे अगर तो मिल जाएगा तुम्हें, ए ई की वैल्यू आ जाएगी 15, ए ई की वैल्यू आ जाएगी 15, डी ई की वैल्यू आ जाएगी 8, और जब दोनों को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों का सम बनेगा 289, 289 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 17। तो ए डी की वैल्यू आएगी 17 मीटर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके देखो, खुद से सॉल्व करके देखो, जैसा जो भी करो वो मुझे भेजना ज़रूर, भेजना, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे अगर तुमने कुछ मिस्टेक किया है, करेक्ट है, रॉन्ग है, जो भी है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को पहले से ही आता था, मैंने तुम लोगों का मज़ा थोड़ा ख़राब कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और भी अच्छे क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे तुम करके दिखाओगे सॉल्व, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगा कि जो बिल्कुल बिगनिंग लेवल पर जिसने 10th के बाद जस्ट बाद, स्पेशली जो सीबीएसई के बाद जस्ट बाद, अगर या आईसीएसई के भी स्टूडेंट्स अगर डायरेक्टली 10th के बाद इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने अगर नहीं देखा है तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा हिंट एक्सप्लेन कर दिया, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को। बट फिर भी जब तुम ड्रॉ करोगे तो थोड़ी डिफिकल्टी पहली बार में तुम्हें आएगी, करके देखो, है ना, करके मुझे भेजना सोल्यूशन इसका। क्लियर है ये? कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं दूंगा, जहाँ पे चैलेंजिंग क्वेश्चंस दूंगा, जहाँ मज़ा आएगा तुम्हें। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से अच्छी फिजिक्स रही है, जिन लोगों ने ओलंपियाड्स वगैरह की तैयारी कर रखी है, उनका लेवल थोड़ा सा हायर होता है, तो उनके लायक भी मैं अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना, आज थोड़ी बेसिक लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है इतना? चलो अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। एफ पार्ट जो है, एफ पार्ट में क्या, एक सर्कल बना रखा है, एक सर्कुलर ट्रैक है, क्या है, सर्कुलर ट्रैक है। इसमें क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट कर रहा है कोई पर्सन, ए टू बी जा रहा है अलॉन्ग द सर्कल, एंड फिर बी टू ए आ रहा है, ए टू बी, बी टू ए। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। जी पार्ट में सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जो बॉडी है वो जा रहा है ए टू बी, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ए टू बी। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। इसका जो अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन में बॉडी जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, और ये क्वार्टर है, मतलब सर्कल का 1/4 है, सर्कल का ये 1/4 पार्ट है, एक क्वार्टर है। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। ये जो एफ जी एंड एच तीनों ही पार्ट्स में, एफ जी एंड एच तीनों पार्ट्स में रेडियस ऑफ द सर्कल 14 मीटर्स है। कितना है रेडियस ऑफ सर्कल, 14 मीटर्स है। तो इसको यूज़ करते हुए तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कर लो
और आराम से ये 4 पार्ट्स सॉल्व करो। तो अब तक तुम्हारा हो चुका होगा ये सॉल्व। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो जो एफ वाला पार्ट है, एफ पार्ट जो है ए से स्टार्ट कर रहा है, एक सर्कल कंप्लीट करके वापस ए पे आ रहा है। ए से स्टार्ट कर रहा है, सर्कल कंप्लीट करके वापस ए पे आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग एट ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग एट ए, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट ए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, कोई चेंज इन पोजीशन नहीं हुआ। मोशन के स्टार्टिंग में वो ए पे था, मोशन के एंडिंग पे भी वो ए पे है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस उसने कौन सा पाथ कवर किया, पहले पाथ को देखो ध्यान से। पाथ कौन सा है? सर्कुलर पाथ है। पाथ एक सर्कुलर पाथ है। सर्कल का जो टोटल लेंथ, जो पाथ लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। टोटल पाथ लेंथ जो बाउंड्री होगी, अगर पूरा जो लेंथ है कवर किया, उसने कितना लेंथ कवर किया है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हो, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लो, और रेडियस 14। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 एंड 14 कैंसिल होकर 2 बन जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 22, जो कि बन जाएगा तुम्हारे पास 88 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 88 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्टेंस 88 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन में क्या है? सेमी सर्कल के अलॉन्ग जा रहा है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? ए से स्टार्ट कर रहा है, बी पे जा रहा है। ए से स्टार्ट कर रहा है, बी पे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ए बी को अगर तुम डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन को किसी और कलर के पेन से ड्रॉ करना। जब भी ये ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो इसको किसी और कलर के पेन से ड्रॉ करना। ग्रीन पेन, रेड पेन, किसी भी कलर के पेन से यूज़ कर सकते हो, बट डिफरेंट पेन यूज़ करना है। ठीक है, तो ए बी जब ज्वाइन किया तुमने, ए बी का लेंथ कितना दिखाई दे रहा है तुमको? तुम्हें ये तो पता होगा कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ओ ए जो लेंथ होगा और ओ बी जो लेंथ होगा, दोनों इक्वल होगा। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस। ओ ए की वैल्यू 14 मीटर, ओ बी की वैल्यू भी 14 मीटर। ए बी कितना हो जाएगा? ए बी रेडियस का डबल, यानी डायमीटर है ना, डायमीटर हो जाएगा रेडियस का डबल, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 18 मीटर्स। ए बी जो डायमीटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 28 मीटर्स। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 मीटर्स। 14 मीटर्स का डबल, ठीक है, 14 का डबल जो हो जाएगा 28 मीटर्स। यहाँ तक क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 28 मीटर्स। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस के लिए तुम्हें देखो, फुल अगर सर्कल होता तो क्या होता है? लेंथ, फुल सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल का जो है, बेसिकली सर्कल जो तुम्हारा सेमी सर्कल वाला जो पार्ट बच रहा है, तो एक आर्क का लेंथ तुम्हें निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें? एक आर्क का लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में। क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला मैं जब सारे स्लाइड्स खत्म हो जाएंगे, सारे स्लाइड्स के एंड में मैं एक फार्मूला की लिस्ट तुम्हें बना के दे दूंगा, जो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो डायमीटर डबल ऑफ रेडियस यूज़ कर लिया हम लोगों ने। फिर हमने क्या यूज़ किया? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है? जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, सेंटर पे कितना बन रहा है? एंगल ए ओ बी। कितना एंगल है? एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी की वैल्यू है 180 डिग्री, तो वो थीटा हो गया। थीटा हो गया 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन 360। ठीक है, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री अपॉन 360, तो हो गया हाफ। तो सिर्फ पाई आर लेंथ है। आर्क लेंथ कितना है? पाई आर। ऐसे भी तुम्हें पता है कि सेमी सर्कल में जो आर्क लेंथ होता है वो सर्कल से ठीक आधा होता है। सेमी सर्कल में आर्क लेंथ सर्कल से ठीक हाफ होता है, तो वो हो गया सिर्फ पाई आर। पाई आर की वैल्यू निकालनी है तुमने। 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो वो हो जाएगा 44 मीटर। क्या हो जाएगा? पाई आर की वैल्यू 44 मीटर। ठीक है, पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 44 मीटर। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले पार्ट में जो एच पार्ट है उसमें क्या है? एक क्वाड्रेंट बनाया है। क्वाड्रेंट में क्या होता है? क्वाड्रेंट में जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, क्वाड्रेंट में लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है? एंगल ए ओ बी। थीटा क्या है? एंगल ए ओ बी। वैल्यू कितनी है यहाँ पे? क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360।
या फिर ऐसे सिंपली भी करो तो 1/4 ऑफ अ सर्कल है, तो 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो 2πr मल्टीप्लाइड बाई 90/360 कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा πr/2। क्या हो जाएगा? πr/2। पाई आर की वैल्यू 22/7 इंटू 44 आ चुका था, उसका हाफ कर देना है तुमने, तो वो आ जाएगा 22 मीटर्स। बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास डिस्टेंस मूव्ड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब तुम्हें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा? ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होगा, लेकिन ये डिफरेंट कलर के पेन से ज्वाइन करना। ए और बी को डिफरेंट कलर के पेन से ज्वाइन करना। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? ज्योमेट्री ए ओ बी जो बन रहा है अब तुम्हारे पास, ए ओ बी जो तुम्हारे पास बन रहा है वो बन रहा है तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। ए ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 14 स्क्वायर का डबल है, 14 स्क्वायर का डबल जो है वो है ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज डबल ऑफ 14 स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज डबल ऑफ 14 स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो हो जाएगा 14√2। ए बी की वैल्यू हो जाएगी 14√2। क्या हो जाएगा? ए बी की वैल्यू हो जाएगी 14√2, ठीक है। तो ए बी का जो लेंथ आ जाएगा वो हो जाएगा 14√2। तो तुम देख रहे हो कि हमें इन तरह के क्वेश्चंस में, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ता है हमें, उसके बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। कभी कभी जो वैल्यू आती है √2 आ रहा है, 14√2 आ रहा है, मतलब तुम्हें इरेशनल नंबर्स भी आना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। √2 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। 14√2 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें आनी पड़ेगी। अगर आएगा तभी तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिकली मैथमेटिक्स पूरी तरीके से फिजिक्स को, मतलब कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स का है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है, बट मैथमेटिक्स तुम्हारी कैलकुलेशन तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उसको कंट्रोल करता है। तो मैथमेटिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10th तक की बहुत हद तक मैथमेटिक्स तुम्हारी यहाँ पे यूज़ हो गई। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो गया, लेंथ ऑफ आर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास स्क्वायर रूट निकालने का मेथड तुमको आना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों तुमको आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आना चाहिए तुमको स्क्वायर रूट निकालना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10th पास करके आते हैं वो ये सारे मेथड्स भूल चुके होते हैं। कभी 8th 9th में कभी पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन एक बार थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो लोग क्लासरूम कोर्स के लिए आएंगे उनको तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, उनको थोड़े बहुत क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा दूंगा। जो ऑफलाइन कोर्स में है उनका तो मैं देख लूँगा, लेकिन जो ऑनलाइन कोर्स पे हैं, जो ऑनलाइन कोर्स में है उनको थोड़ी प्रैक्टिस अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस पिक करो, प्रैक्टिस करो, भेजो मेरे पास। तुम्हें नहीं आता तो तुम बताओ कि तुम्हें नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बना के तुम्हें पर्टिकुलरली तुम्हें पर्सनली भेजूंगा मैं उसके वीडियोस, कैसे स्क्वायर रूट निकालना होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। डाउट आता है तो पूछो। क्लियर यहाँ तक सारा कुछ? नहीं आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सीखना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा 1-2 साल के बाद, फिर पूछना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अभी स्टार्टिंग का फेज़ है, अपने तरफ से एफर्ट डालो और सारे वीकनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ठीक है। चलो, तो ये स्लाइड भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये लास्ट स्लाइड ऑफ न्यूमेरिकल्स है, और मतलब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ये लास्ट स्लाइड है। एंड मोर ओवर टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गया है, जितने का प्लान था उससे थोड़ा ओवर चला गया है, तो इसको ही लास्ट स्लाइड रखते हैं आज के लिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कुछ हद तक तुम्हें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की क्लैरिटी आ गई होगी। ये 3 न्यूमेरिकल्स और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इन 3 न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग एंड करेंगे आज के लिए। और यहाँ देखोगे तुम कि यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं
जे पार्ट और के पार्ट इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री की भी एप्लीकेशन है। जे पार्ट और के पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, ये पहले ही समझ लो, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस पे तुम्हारे पास ज्योमेट्री की पूरी पूरी एप्लीकेशन आ चुकी थी, आर्क लेंथ वगैरह के अभी तक भी आ चुके थे, और आई जे इनमें भी है आर्क लेंथ वगैरह की एप्लीकेशन। पाइथागोरस थ्योरम में क्वेश्चंस तुम्हारे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो जे एंड के पार्ट है इस क्वेश्चन में, ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है। तो कहीं ना कहीं तुमने देखा कि सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर मैथमेटिक्स के सारे ब्रांच को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जितने ब्रांचेस तुम लोग यूज़ कर रखे हैं, मतलब पढ़ रखा है, उनको भी यूज़ करके, और जो तुमने नहीं पढ़ा है उनके भी यूजेस आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स की रेशियोज पता किए हैं, पढ़े हैं। साइन 0 पढ़ा है तुमने, साइन 30 पढ़ा है, साइन 60 पढ़ा है, साइन 45, साइन 90, ठीक है ना। तो 0, 30, 45, 60 एंड 90 तुमने सिर्फ इतने ही एंगल्स पढ़े हैं। लेकिन इनके अलावा तुम्हें कुछ और एंगल्स के बारे में भी पढ़ना होगा जो तुम्हारे फिजिक्स में काम आ सकता है। फिजिक्स में इसके अलावा दो मेन एंगल्स काम आते हैं, 37 डिग्री, 53 डिग्री। इनके बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। और 90 से 180 के बीच में जब ऑप्ट्यूज एंगल होता है, जब थीटा ऑप्ट्यूज हो जाता है, 90 से जब बड़ा होता है थीटा, तब उसके लिए साइन कॉस टैन वगैरह कैसे होता है, तो तुम्हें वो भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे? 37 डिग्री, 53 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके अलावा थीटा जब 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, तो उस बीच में क्या होगा, साइन कॉस टैन की वैल्यूज़, वो समझना है। फिर कुछ एंगल्स होते हैं लाइक 75 डिग्री, 15 डिग्री, जो कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये तुम्हें यूज़ करना सीखना है। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा, ये सब फॉर्मूलाज बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरी। 11th क्लास में सारी ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़नी है। मैथ्स वाले स्टूडेंट को, पीसीएम कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स मैथ्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो उनके थोड़े थोड़े जो फिजिक्स में काम आने वाली चीज़ें हैं, सिर्फ उनको मैं बताऊंगा तुम्हें, और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो एक बार जब वो कर लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग दो बड़े चैप्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स, कैलकुलस। वेक्टर्स एंड कैलकुलस मेनली दो बड़े चैप्टर्स हैं जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का मेन बेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। वो 12th क्लास में डिटेल में मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर है, बट फिजिक्स में 11th में अप्लाई होता है, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये एक आइडिया लेके चलो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये जो 3 क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आई पार्ट के अंदर क्या है, एक सर्कुलर आर्क है ए टू बी, इसमें मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, एट द सेंटर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल ए ओ बी, उसकी वैल्यू 60 डिग्री बता रखी है, कितनी है, 60 डिग्री। तो तुम्हें इस केस के लिए डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। ऐसे ही जे पार्ट जो है वो एक बिल्कुल जनरल पार्ट है। अब जो एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल ए ओ बी, वो थीटा है। अगर थीटा है तो क्या वैल्यू होगी डिस्टेंस की, क्या वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको। इसके बाद के पार्ट में क्या है, के पार्ट में एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल ए, ये ट्राइंगल ए बी सी जो तुमने लिखा है, यहाँ देख रहे हो तुम ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर वैल्यू एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, भूल गया था मार्क करना, बट मार्क करके तुम लिख लो कि ये एंगल जो है एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। अब तुम्हें सिर्फ एक ही वैल्यू बता रखा है, ए बी बता रखा है, ए बी की वैल्यू 5 मीटर्स है। बॉडी मूव कर रहा है ए टू बी, बी टू सी। कैसे मूव कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी मूव कर रहा है। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तुम्हें क्या बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हें जो बीसी साइड का जो लेंथ है वो पता करना पड़ेगा, और एसी साइड का जो लेंथ है वो तुम्हें वो पता करना पड़ेगा। बीसी का लेंथ और एसी का लेंथ तुम्हें पता सिर्फ ये है कि ए बी की वैल्यू क्या है और एंगल पता है 60 डिग्री। तो यहाँ तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उनको यूज़ करते हुए तुम एंगल से साइड्स पता कर सकते हो, एंगल्स से तुम साइड पता कर सकते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। एंगल्स को यूज़ करके तुम साइड पता कर सकते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर तुम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हर कुछ निकाल सकते हो।
तो समझ आई बात? ठीक है, तो जे एंड के पार्ट ऐसा असाइनमेंट में तुम्हें देता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें, जे एंड के पार्ट नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार आई वाले पार्ट को देख लेते हैं क्या है इसमें, थोड़ा ट्राई कर लो एक बार क्वेश्चन खुद से, पॉज करके वीडियो, और फिर इसका सॉल्यूशन सुन लेना। तो इस क्वेश्चन में जब तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला है 2πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। 2πr मल्टीप्लाइड बाई 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 60 अपॉन 360 कितना हो जाएगा, 1/6। तो ये बन जाएगा 2πr मल्टीप्लाइड बाई 1/6। 2πr मल्टीप्लाइड बाई 1/6, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो πr अपॉन 3 क्या हो जाएगा, πr अपॉन 3। तो πr अपॉन 3 कर लो सॉल्व, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14, फिर डिवाइड करना है 3 से, तो एक वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, ये वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस तुम्हें मिल जाएगा इस तरीके से। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो एक इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी पॉइंट को अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, ए और बी पॉइंट को अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी का जो लेंथ होगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तुम्हें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक खास बात को देखो, 14 मीटर 14 मीटर, ओ ए की वैल्यू 14 मीटर, ओ बी की वैल्यू 14 मीटर। तो यानी ये ट्राइंगल कैसा बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को ये शो करेगा, बिकॉज ओ ए और ओ बी इक्वल लेंथ का है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता दिख रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल, तो बेस एंगल्स को x एंड x मान सकते हैं। तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एक्स, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एक्स, दोनों x x हो गए। तो x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो यानी तीनों एंगल्स की वैल्यू 60 60 60 है। क्या, तीनों एंगल्स की वैल्यू 60 60 60 है। जब तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं तो कौन सा ट्राइंगल होता है वो, अगर किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री तो वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल्स इक्वल है, 60 डिग्री ईच है, तो वो ट्राइंगल कहलाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 14 मीटर्स, ए बी की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 14 मीटर्स। ठीक है ना, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर्स। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 14 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर्स, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 2πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। ये किसी भी 2πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए वैलिड है। किसी भी सर्कुलर आर्क का लेंथ जो होता है 2πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 तुम निकाल सकते हो इस तरीके से। तुमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, उनकी प्रॉपर्टीज का भी एप्लीकेशन हो गया। तो पूरी ज्योमेट्री एक सिंपल से टॉपिक डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ जाती है, सब कुछ अप्लाई हो जाता है, पूरी मैथमेटिक्स अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब जे पार्ट है, के पार्ट है, इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोशिश करो। के पार्ट में तो राइट एंगल ट्राइंगल क्लियरली ऑलरेडी बना हुआ मिल रहा है तुमको, जे पार्ट में तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको 90 मान के सॉल्व मत करना, वो सिंपली थीटा है, 90 डिग्री कहीं और आएगा। ठीक है, और वो सर्कल्स की एक प्रॉपर्टी से आएगा। सर्कल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब भी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो सेंटर से जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, तो उसको यहाँ अप्लाई करना है। करके देखो, ठीक है ना, तो करके देखो इन क्वेश्चंस को और मुझे तुम इसका सॉल्यूशन भेजना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।